अब हम यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो देखो जो हमने गोल्डन रूल यहाँ पर डिस्कस किए ना, वो क्यों डिस्कस किए हैं, ताकि अगर इसके ऊपर कोई भी केस स्टडी आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है, मुंबई मर्चेंट नाम की एक ट्रेडिंग बिजनेस कंपनी है जिसको मिस्टर राज वर्मा ने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2024 को। कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदती है और उसको सेल करती है मुंबई के अंदर। राज जो है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है अकाउंटिंग करते वक्त और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखो, राज स्टार्टेड द बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 15 लाख फ्रॉम देयर पर्सनल सेविंग अकाउंट टू बिजनेस बैंक अकाउंट। तो देखो राज को जब बिजनेस स्टार्ट करना था तो उसे पैसा इन्वेस्ट करना था, तो उसने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से 15 लाख रुपए निकालकर बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि इन्वेस्ट कर दिए। तो इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो सबसे पहली चीज, यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है देखो। सबसे पहले राज, राज कौन है, ऑनर है, और ऑनर का जो अकाउंट होता है ना वो कैपिटल अकाउंट होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कैपिटल अकाउंट होता है। डन, ठीक है। और ये जो ऑनर का अकाउंट है तो इसके ऊपर ना पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, पर्सनल अकाउंट का। डन, उसके बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है क्योंकि बैंक में पैसा आया है। ठीक है, तो देखो बैंक क्या है, आपका एक एसेट है, तो इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब भी एसेट इंक्रीज होगी, यानी कि बिजनेस के अंदर एसेट आएगी, तो उसे आपको डेबिट करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है 15 लाख से। ठीक है, और ये जो ऑनर है इसने पैसा दिया है, यानी कि ये गिवर है, और गिवर को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। तो आप यहां पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 15 लाख रुपए से। ठीक है, ज्यादा डाउट यहां पर आना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे 15 लाख से और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 15 लाख रुपए से। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कैश अकाउंट को भी तो डेबिट कर सकते थे, नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट में आया ना पैसा, तो बैंक एसेट इंक्रीज हुई है तो उसको आप करोगे, कैश का कुछ भी लेना देना यहां पर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, मुंबई मर्चेंट है, उसने यहां पर गुड्स परचेज की है कैश वर्थ 2 लाख फॉर रीसेल। उसने गुड्स खरीदी है ताकि उसको रीसेल यहां पर कर सके। ठीक है, तो यहां पर कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर? तो देखो सबसे पहली चीज, जो यहां पर गुड्स है ना, ये जो गुड्स है इसको इसलिए खरीदा गया है ताकि इसको रीसेल किया जा सके। और जब आप ऐसी गुड्स को खरीदते हो जिसको आप रीसेल करना चाहते हो तो वो आपका परचेजेस कहलाता है, कि आपने परचेजेस किया है। ठीक है, और परचेजेस होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस अकाउंट आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले तो ये आप चीज नोटिस कर लो। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, इन्वेंट्री है वो आपका रियल अकाउंट है। नहीं, देखो जो आप परचेजेस करते हो वो आपका एक्सपेंस अकाउंट ही होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कैश पे किया है, देखो आपने यहाँ पर कैश पे किया है तो वो आपका रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रियल अकाउंट कैश और नॉमिनल अकाउंट आपका परचेज अकाउंट। 2 अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। बाकी ऑप्शन देख लो, रियल अकाउंट गलत है, नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट गलत है, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मुंबई मर्चेंट है, उसने यहाँ पर गुड्स सोल्ड की है डीलक्स स्टोर्स ऑन क्रेडिट फॉर 75,000। व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री? तो हमें यहाँ पर करेक्ट जर्नल एंट्री फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि मुंबई मर्चेंट ने गुड्स को सोल्ड किया है, ठीक है, और क्रेडिट के ऊपर किया है। तो कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है? पहले तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा ना वो यहां पर आपका डीलक्स स्टोर्स का होगा, डीलक्स स्टोर्स का होगा। क्यों होगा डीलक्स स्टोर्स को? क्योंकि देखो आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं, क्रेडिट पे जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आप पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते हो, मतलब डेबिट यहां पर जो है वो करते हो। तो जो डीलक्स स्टोर है पर्सनल अकाउंट, इसको आप यहां पर डेबिट करोगे क्योंकि ये रिसीवर है। जब भी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर को आपको डेबिट करना है। तो जो डीलक्स स्टोर है उसको आप यहां पर डेबिट करोगे 75,000 रुपए से, और सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 75,000 रुपए से। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, आई होप आपको डाउट ना रहा हो। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका डीलक्स स्टोर का पर्सनल अकाउंट और आपका सेल्स अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को आपको डेबिट करना है, तो आपने उसको डीलक्स स्टोर को डेबिट कर दिया 75,000 रुपए से। और इनकम का जो अकाउंट है सेल्स अकाउंट, उसका रूल कहता है कि आपको इसे क्रेडिट करना है, तो आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इसीलिए डीलक्स स्टोर को आपने डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है आपको? यहां तक कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंबई मर्चेंट ने यहां पे एक डिलीवरी वैन परचेज किया है 6,50,000 रुपए का, और उसने 1,50,000 कैश में जो है वो पे कर दिया है, और बाकी का पैसा उसने पे करने के लिए लोन लिया है यस बैंक से, ठीक है। 5 लाख रुपए का उसने लोन लिया है। तो यहां पर करेक्ट जनरल एंट्री जो है वो क्या होगी? देखो, सबसे पहले आपने जो डिलीवरी वैन खरीदी है वो आपकी क्या है, यहां पर एसेट है। तो एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। और जब आपने डिलीवरी वैन को परचेज किया है तो वैन आपके पास आई है, यानी कि एसेट बिजनेस के अंदर आई है, तो आप यहां पर इसको डेबिट करोगे, यानी कि जो डिलीवरी वैन अकाउंट है उसको आप यहां पर डेबिट करोगे 6,50,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर कैश पे किया है, तो एसेट आपके बिजनेस से बाहर चली गई है, क्योंकि कैश अकाउंट क्या है? आपका रियल अकाउंट है ना, आपका रियल अकाउंट है ना कैश अकाउंट, ठीक है। तो जब कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, आप पे करोगे तो कैश बिजनेस से बाहर जाएगा ना, तो आप इसे क्रेडिट करोगे, तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1,50,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद जो आपका यस बैंक है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और उसने आपको लोन दिया है, यानी कि वो गिवर है। और जब पर्सनल अकाउंट के अंदर गिवर होता है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है, तो यस बैंक लोन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 5 लाख रुपए से, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि आपको डिलीवरी वैन अकाउंट को डेबिट करना है 6,50,000 रुपए से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,50,000 रुपए से, और यस बैंक को क्रेडिट करना है 5 लाख रुपए से, ठीक है। यहां पर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ट्रेडिंग फर्म है, जो कि कैश बुक मेंटेन करती है और उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। कंपनी ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक था 1 लाख रुपए, ठीक है, और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट था। तो जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से डिफरेंस आया था। तो आपको बताना है कि पासबुक का बैलेंस यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कैश बुक के बैलेंस से, जो कि है 1 लाख रुपए, ओके। तो सबसे पहले देखो, एक चेक है 50,000 रुपए का, वो इशू किया गया था सप्लायर को, पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट करने के, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, मान लो जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है वो सेम है, वो मान के चलिए 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपने जब चेक इशू किया तो आपने पेमेंट की, आपने कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड किया 50,000, तो कैश बुक में से 50,000 रुपये आपने माइनस कर दिया, कैश बुक का बैलेंस बचा 50,000 रुपये का। पासबुक के अंदर एंट्री नहीं हुई, उसका बैलेंस अभी भी 1 लाख रुपए शो हो रहा है। तो पासबुक का बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो, ध्यान रखना, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो आप कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के इक्वल करोगे और कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करोगे। तो अगर आप कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो आपको ये 50,000 रुपये वापस से कैश बुक के अंदर ऐड करने होंगे, ताकि कैश बुक का बैलेंस फिर से 1 लाख रुपए हो जाए। तो पहली जो ट्रांजेक्शन है 50,000 रुपये की, वो आप ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कस्टमर ने डायरेक्टली 5,000 रुपये एक्सपेक्टेड बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो बैलेंस 1 लाख 5,000 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गए, तो बैलेंस हो गया 1,05,000। डन। यहां पर बैलेंस कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपए। कैश बुक का बैलेंस 5,000 रुपए से कम है, क्योंकि कैश बुक के अंदर आपने उसकी एंट्री नहीं की है। तो कैश बुक के बैलेंस को अगर पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो कैश बुक का बैलेंस भी 5,000 रुपए से इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के लिए आपको ऐड करना होगा। डन। उसके बाद एक चेक आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर, ठीक है, और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। देखो, कैश बुक, पासबुक, 1,00,000 रुपए बैलेंस। डन। तो आप जब 30,000 रुपये डिपॉजिट करवाओगे कैश बुक के अंदर, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस हो गया 1,30,000 रुपये, ठीक है। पासबुक के अंदर एंट्री नहीं हुई है क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका बैलेंस अभी भी कितना है? 1 लाख रुपये, है ना। पासबुक का बैलेंस 30,000 रुपये से कम है, 30,000 रुपये से कम है। तो अगर आप कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो कैश बुक का बैलेंस भी 30,000 रुपये से कम करना होगा। कम करने के लिए आपको माइनस करना होगा, तो आप 30,000 रुपये माइनस कर दोगे, तो ये 50,000 रुपये ऐड, 50,000 रुपये ऐड, 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एक 5,000 रुपये डेबिट किया गया है पासबुक के अंदर बैंक चार्जेस की फॉर्म में। तो देखो, पासबुक के अंदर 500 रुपये की एंट्री हो गई है, कैश बुक का बैलेंस के अंदर उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो देखो, पासबुक का बैलेंस 500 रुपये से डिक्रीज हो गया है, क्योंकि बैंक ने पैसा डिडक्ट कर लिया है, कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो आपको कैश बुक में से भी 500 रुपये जो है वो माइनस करना होगा, तो आप यहाँ पर माइनस कर दो। पासबुक में से माइनस हुआ है ना 500 रुपये, तो कैश बुक में से भी 500 रुपये माइनस कर दो, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 1 लाख में आपको 50,000 रुपये ऐड करने, फिर 5,000 रुपये ऐड करने, माइनस कर देने 30,000 रुपये, माइनस कर देना है 500 रुपये,
तो ये आपका 1,24,500 आ जाएगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो जाएगा? 1,24,500, 1,24,500। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। एक और यहाँ पर हम केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बैलेंस है वो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, जो कि है आपका यहाँ पर 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये का आपका यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आप सभी को पता होगा, जब हम बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेते हैं, मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में होता है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ करवा लेते हो, तो एक तरह का लोन है। ठीक है, तो देखो जब 40,000 रुपये का चेक है वो यहाँ पर इशू किया गया है सप्लायर को, पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। देखो जब आपने 40,000 का चेक इशू किया होगा, कैशबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो मान लो 1 लाख रुपए है, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी 1 लाख रुपए का है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो आपका 40,000 रुपये है वो ऐड हो गया होगा। देखो पहले आपने 1 लाख का पहले ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है, 40,000 रुपये की और आपने ले ली क्योंकि आपने चेक इशू किया है ना, तो ये हो गया 1,40,000 रुपये का बैलेंस। पासबुक के अंदर उसकी एंट्री हो नहीं पाई है, तो उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस अभी भी 1 लाख रुपए है। तो अगर आप कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के इक्वल करना चाहते हो, तो कैशबुक का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस 40,000 रुपये से कम कर दीजिए। कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तो इसे माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद चेक इशू किया है 25,000 रुपये का। देखो 25,000 का चेक इशू किया है, डिपॉजिट करवाया, सॉरी। तो जब आपने डिपॉजिट करवाया होगा ना, तो कैशबुक के अंदर आपने उसकी एंट्री कर ली होगी 25,000 रुपये की। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हुआ होगा क्योंकि आपने 25,000 रुपये बैंक के वापस कर दिए, तो आपका बैलेंस हो गया 75,000 रुपये। ठीक है, पर यहां पर पासबुक के अंदर उसकी एंट्री हुई नहीं है, उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस अभी भी 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो अब क्या होगा? पासबुक का बैलेंस 1 लाख रुपए शो हो रहा है, यानी कि 25,000 रुपये ज्यादा कैशबुक से। तो अगर आप कैशबुक के बैलेंस को इंक्रीज करना पासबुक के बैलेंस के इंक्रीज करना चाहते हो, तो कैशबुक का बैलेंस भी 25,000 रुपये से आपको इंक्रीज करना होगा। तो यहां पर आप 25,000 रुपये ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस है 1,000 रुपये के। देखो बैंक चार्जेस है, पासबुक के अंदर उसकी एंट्री हुई होगी 1,000 रुपये। ठीक है, अब ये पासबुक का बैलेंस कितना हो गया है? 1,01,000 रुपये, पर कैशबुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं हुई है, उसका बैलेंस अभी भी 1 लाख रुपए ही शो हो रहा है। तो कैशबुक का अगर पासबुक के इक्वल करना चाहते हो, तो इसका भी बैलेंस हमें 1,000 रुपये से इंक्रीज करना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब 1,000 से आप इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज करना है तो आपको 1,000 रुपये यहाँ पर ऐड करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ पर ऐड करना होगा 1,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर कस्टमर है, उसने डायरेक्टली 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर। देखो बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये जब डायरेक्टली डिपॉजिट होंगे, तो आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पासबुक का कम हो गया होगा 10,000 रुपये से। कैशबुक के अंदर एंट्री नहीं हुई है, तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अभी भी उतने का उतना ही होगा। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख होगा, पर बैंक पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था वो 10,000 रुपये से कम हो गया होगा, यानी कि 90,000 हो गया होगा। तो अगर आप कैशबुक को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो, तो कैशबुक का बैलेंस भी 10,000 रुपये से आपको कम करना होगा। कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर माइनस करना होगा। क्या करना होगा? आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपका 40,000 माइनस होगा, और ये आपका जो 25,000 रुपये है वो आपका ऐड होगा, और जो बैंक चार्जेस हैं वो भी आपका ऐड होगा। ठीक है, तो ये तो आपका जो 80,000 है, इसमें से पहले तो इसमें ऐड कर दीजिए आपका 25,000 प्लस 1,000। ठीक है, और फिर माइनस कर दीजिए आप 40,000 माइनस 10,000, तो बचा कितना? 56,000। तो ये आपका पासबुक का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 56,000। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर यहाँ पर होगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी यहाँ पर केस स्टडी है, पर इससे ना आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, हो भी गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। अब हम एक केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इस केस स्टडी से ना आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने इस केस स्टडी को ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करने की भी कोशिश यहाँ पर करना है। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, पर मैं चाहता हूँ कि आप आंसर करो। ठीक है, तो पहले केस स्टडी समझ लो। एक स्टडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी है, वो एक स्टैब्लिश कंपनी जो कि हाई क्वालिटी फर्नीचर को प्रोड्यूस करती है। कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना चाहता है 31 मार्च 2024 को। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर शर्मा को बहुत सारी ट्रांजैक्शन को देखना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करते वक्त पहला क्वेश्चन देखो इस केस स्टडी का। द डिसीजन बाय स्टडी मैन्युफैक्चरिंग टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर सच चेंज? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ना,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है फुल डिस्क्लोजर करना है। फुल डिस्क्लोजर क्या? कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फुली डिस्क्लोज करना है। कोई भी बात यहाँ पर छुपानी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कंपनी ने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज किया, जैसे वो पहले एसएलएम मेथड का यूज करती थी, अब वो डब्ल्यूडीबी मेथड का यूज करने लगी है, तो इस चेंज को कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फुली डिस्क्लोज करना जरूरी है। नॉर्मली यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट होते हैं, उसके अंदर इसको जो है वो डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो, द चेंज कैन बी मेड साइलेंटली इन करंट ईयर कैलकुलेशन विदाउट एनी डिस्क्लोजर, तो ये गलत है, डिस्क्लोजर आपको करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज द चेंज, रीजन फॉर इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट टू इंश्योर कंपैरेबिलिटी, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको चेंज को डिस्क्लोज करना होगा कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, इसके पीछे का क्या रीजन था वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। द चेंज शुड बी अप्लाइड ओनली प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द करंट ईयर, नो प्रियोर ईयर एडजस्टमेंट आर नीडेड, तो ये गलत है। द चेंज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज बिफोर इंप्लीमेंटेशन, तो ये भी गलत है, टैक्स अथॉरिटीज की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली आपको जो है चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी करना होता है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक स्टडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर फर्नीचर का बैच जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और वेयर हाउस के अंदर रखती है, पर ये जो फर्नीचर का बैच था वो स्लाइटली डैमेज हो चुका है, ठीक है। मान के चलिए कि 10% यहाँ पर डैमेज हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है, ठीक है। कंपनी जो है इन आइटम्स को डिस्काउंट के ऊपर सेल कर रही है, क्यों? क्योंकि इसको आप नॉर्मल प्राइस के ऊपर सेल नहीं कर सकते। आप ही सोचो, अगर एक फर्नीचर है, ठीक है, दो फर्नीचर, एक बिल्कुल नया नवेला फर्नीचर है और एक ऐसा फर्नीचर है जिसके ऊपर स्क्रैच पड़े हुए हैं, तो इसको अगर आप खरीदोगे तो आप डिस्काउंट प्राइस पे ही खरीदोगे ना, ठीक है। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो 5 लाख रुपए थी, इस बैच की कॉस्ट 5 लाख रुपए, जो सेलिंग प्राइस है क्लियरिंग सेल करते वक्त वो 4 लाख रुपए है। यानी कि आप यहाँ पर टोटल सेल करोगे ना फर्नीचर के, तो आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेलिंग के ऊपर एडिशनल 50,000 रुपीज भी यहाँ पर जो है वो खर्च किया, क्योंकि आप प्रोडक्ट को रीपैकेज करना चाहते थे, ठीक है, और मार्केट तक पहुंचाना चाहते थे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको किस प्राइस के ऊपर इस इन्वेंट्री को रिपोर्ट करोगे? पहला ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट 5 लाख रुपए के ऊपर, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यू अनडैमेज्ड फर्नीचर, या फिर एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,50,000, या फिर एट द ओरिजिनल इंटेंडेड सेलिंग प्राइस ऑफ द अनडैमेज्ड फर्नीचर। देखो, ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ना, ये बताता है कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाएगा, और ये स्टैंडर्ड बताता है कि आप इन्वेंट्री को या तो उसकी कॉस्ट प्राइस या फिर उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो आपको मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी उसके ऊपर ही आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है, पर जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो 3,50,000 रुपए, क्योंकि आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए, पर उसमें से 50,000 रुपए तो आपने खर्च कर दिए, तो आपको नेट पैसा कितना मिला? सिर्फ 3,50,000 रुपए। तो ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है और ये कॉस्ट से कम है, तो आप इस प्राइस के ऊपर इन्वेंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, हाउ वुड द एक्टिविटीज ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन, परचेजिंग इक्विपमेंट एंड पेइंग डिविडेंड बी क्लासिफाइड? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ डील करता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि कंपनी अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करेगी। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं या फिर 3 सेक्शंस होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है, इक्विपमेंट को परचेज किया गया है और डिविडेंड को पे किया गया है। तो आप यहाँ पर इन तीनों एक्टिविटीज को किस सेक्शन के अंदर शो करोगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है लोन को फाइनेंसिंग के अंदर, इक्विपमेंट को इन्वेस्टिंग के अंदर और डिविडेंड को ऑपरेटिंग के अंदर, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है लोन को फाइनेंसिंग के अंदर और इक्विपमेंट को इन्वेस्टिंग के अंदर और डिविडेंड को फाइनेंसिंग के अंदर, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है लोन को इन्वेस्टिंग के अंदर, इक्विपमेंट को इन्वेस्टिंग के अंदर और डिविडेंड को फाइनेंसिंग के अंदर, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है लोन को ऑपरेटिंग के अंदर, इक्विपमेंट को इन्वेस्टिंग के अंदर और डिविडेंड को फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इस सेक्शन के अंदर
वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। जैसे अगर एक एक्सवाइजेड कंपनी फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करती है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल खरीदना, फर्नीचर बनाना, उसको सेल करना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जब कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, चाहे लॉन्ग टर्म एसेट को वो परचेज कर रही है, चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट की सेल कर रही है, जैसे कि मशीनरी को परचेज करना, लैंड को परचेज करना, या फिर मशीनरी को सेल करना, लैंड को सेल करना, ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर वो एक्टिविटीज आती है जिसके थ्रू एक कंपनी जो है वो फाइनेंस रेज करती है, फंड रेज करती है, जैसे कि शेयर्स को इशू करना, बैंक लोन लेना, ठीक है। तो बैंक ने जब लॉन्ग टर्म लोन लिया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आया, ठीक है। बैंक ने जब जो कंपनी ने जब इक्विपमेंट को परचेज किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आया। उसके बाद कंपनी ने जब डिविडेंड पे किया, देखो कंपनी ने डिविडेंड पे किया, क्यों पे किया? क्योंकि उसने शेयर्स इशू किए थे। तो शेयर्स को इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो डिविडेंड पे करना ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस केस स्टडी से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर 30 लाख का एडवांस मिला है कस्टमर से कंपनी को, मतलब कि अभी कंपनी ने सेल नहीं की है, कंपनी ने यहाँ पर सेल नहीं की है, कस्टमर ने उसको 30 लाख रुपए एडवांस दिया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग? देखो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है ना, ये इनकम रिकॉग्निशन के साथ डील करती है। ये बताती है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, मतलब कि कब इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपको एज अ इनकम रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको किसी भी इनकम को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तब रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज होने का मतलब है कि आपका लीगल राइट हो चुका है उस पैसे को क्लेम करने का, ठीक है। जैसे अगर 20 तारीख को कस्टमर का ऑर्डर आया कि मुझे ये सामान खरीदना है और उसने आपको 10% एडवांस दे दिया, ठीक है, तो ये आपकी इनकम नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ ऑर्डर आया है। जब आप सेल करोगे, मान के चलिए आपने 25 तारीख को सेल कर दिया, ठीक है, तो अब जाकर आपका लीगल राइट हुआ है उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, इनकम को रिसीव करने का। तो अब मानोगे कि इनकम रियलाइज हो चुकी है और उसको आप 25 तारीख को जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो आपका एडवांस है ना, ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है जब तक कि वो सेल नहीं कर देती है, ठीक है। तो कंपनी को इसको एज अ लायबिलिटी जो है वो ट्रीट करना होगा और इसका नाम होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर अंटिल द गुड्स आर सोल्ड एंड डिस्पैच, जब तक यहाँ पर सोल्ड नहीं होता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो रिकॉग्नाइजिंग द एंटायर 30 लाख एज रेवेन्यू फॉर द ईयर 2023 और 4 गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 50% ऑफ द एडवांस एज अ रेवेन्यू, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। आप 0% भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो इनकम को बिना उसके रियलाइज हुए, ठीक है। अदर इनकम तो वैसे भी नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो केस स्टडी है वो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये जो केस स्टडी है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हमने जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अभी डिस्कस किया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग इन्वेंशंस को, उसके बेस पर मैंने ये केस स्टडी बनाई है। तो आपने इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आंसर आप करोगे ही करोगे। तो एबीसी कंपनी है, उसने एक मशीन परचेज किया 5 लाख रुपए की 10 जुलाई 2025 को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10,000 रुपये और इंस्टॉलेशन वेजेस यहाँ पर पे किए गए 10,000 रुपये के 10 जुलाई 2025 को। मार्केट वैल्यू मशीन की है 5,80,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप मशीन को किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करोगे? तो देखो सबसे पहली चीज, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमेशा एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट जो आपने इनकर की है एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर देखो 5 लाख का मशीन आपने खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर 10,000 रुपये आपने इनकर की उसको लेकर आने के लिए, उसको इंस्टॉल करवाने के लिए 10,000 वेजेस पे किया। तो टोटल आपने 5,20,000 रुपये खर्च किया एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो एक्विजिशन कॉस्ट है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है, इसके ऊपर एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एबीसी लिमिटेड है, उसने यहाँ पर गुड्स यहाँ पर सोल्ड किया 6 लाख रुपए की और उसने एक सेल इनवॉइस जनरेट किया है 15 जुलाई को और डिलीवर भी सेम डे कर दिया है। एज पर एग्रीमेंट बायर अब लाइबल हो चुका है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। पर पेमेंट जो है वो एक्चुअली 25 जुलाई को रिसीव हुई है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किस डेट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, यानी कि सेल को किस डेट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे? 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 10 अगस्त? देखो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब रेवेन्यू रियलाइज हो जाए तब उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो 15 जुलाई को जैसे ही सेल कंप्लीट हुई, डिलीवरी कंप्लीट हुई, तो यहाँ पर रेवेन्यू रियलाइज हो गई, लीगल राइट हो गया है पेमेंट को कलेक्ट करने का। तो 15 जुलाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा, ऑप्शन है 15 जुलाई। इस दिन को ही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इस सेल्स को रिकॉर्ड जो है वो किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे जिसकी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मशीन परचेज किया 5 लाख रुपए की, तो इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो है आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हो जो कि 5 लाख रुपए, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। इनवॉइस 6 लाख रुपए का इशू किया गया है, मतलब कि आपने सेल्स किए, तो इसकी भी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हो, इसे भी रिकॉर्ड करोगे। वर्कर जो है 80% एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, देखो इस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी टर्म्स में आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो कि मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। वेजेस ऑफ 10 लाख ड्यू टू ऑन 30 जुलाई 2025 पेड ऑन 10 अगस्त 2025, तो देखो इसकी भी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हो, तो इससे भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो वर्कर्स है वो 80% एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि आप इसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में नहीं निकाल सकते। उसके बाद देखो वेजेस है 10 लाख रुपए की जो कि वर्कर्स को पे करनी थी 30 जुलाई 2025 को, पर वो पे की गई है 10 अगस्त 2025 को। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट व्हेन शुड दिस एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखो क्या है, जो आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बारे में हमें बताता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या आता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जब वो ड्यू हो जाएंगे यानी कि अक्रू हो जाएंगे, जैसे आपको 30 जुलाई को वेजेस पे करना था, तो 30 जुलाई को वेजेस ड्यू हो चुके, अक्रू हो चुके, आप लीगली लाइबल हो चुके उसको पे करने के लिए, तो आप ड्यू डेट के ऊपर ही इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। यानी कि वेजेस को ना 30 जुलाई को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे पेमेंट यहाँ पर 10 अगस्त को ही क्यों ना की गई हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 30 जुलाई 2025 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो एक सनराइज ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर है जिसको 4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था 2015 के अंदर, और वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, उसका काम है रूफटॉप सोलर पैनल्स रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए इंस्टॉल करना, बिजनेस उसका यही है। अब आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने, जैसे कि बाय 2018 कंपनी सिक्योर्ड अ लार्ज प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ सोलर फार्म, to raise the required capital, the founder decide to issue shares to public. Can company do this in this current form? तो देखो 2018 के अंदर कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि उसे एक सोलर फार्म जो है वो बिल्ड करना है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए उसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी, तो उन फाउंडर्स ने डिसाइड किया, मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे और फंड रेजिंग करेंगे। तो अभी कंपनी का जो करंट फॉर्म है, क्योंकि कंपनी अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो क्या वो शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है? ऑप्शन ए यस, बट इट विल हैव टू लिस्ट देयर शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये शेयर्स इशू कर सकती है, पर उसको अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है यस, बिकॉज एनी कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक इफ इट्स नीड फंड्स। कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, तो ये भी कर सकती है। ठीक है, नो, बिकॉज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो यहां पर पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर द लर्निंग दैट दे कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक, द फाउंडर ऑफ सनराइज ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, a private limited company with 4 shareholders, decide to convert its public limited company, convert it into public limited company. Can the company convert to public limited company with its current 4 shareholders? तो देखो क्वेश्चन मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूं। तो कंपनी को पता चला कि अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेंगे तो वो शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देंगे। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्योंकि अभी उसके करंट 4 शेयर होल्डर्स हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हाँ कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सिर्फ 2 मेंबर्स की जरूरत होती है मिनिमम, या फिर नो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, या फिर यस, नंबर ऑफ मेंबर डज नॉट मैटर फॉर कन्वर्जन, या फिर नो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस समय ये जो कंपनी है वो अपनी कंपनी को, अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत है और यहाँ पर सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 2021 इको पावर ग्लोबल कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड अपॉइंटेड 4 डायरेक्टर टू इट्स बोर्ड। व्हाट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपनीज। ठीक है, तो देखो ये जो इको पावर ग्लोबल कंपनी है उसने 60% शेयर कैपिटल एक्वायर कर लिया। इसका मतलब है कि उसका सनराइज ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर पूरा कंट्रोल आ चुका है, और जिसकी वजह से वो 4 डायरेक्टर भी अपॉइंट कर चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप का। जो आपकी इको पावर ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है, और जो ग्रीन सनराइज एनर्जी लिमिटेड कंपनी है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। केस स्टडी क्या है पहले वो समझो। इन अप्रैल 2024 सोलर टेक पावर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसको फंड्स चाहिए थे। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करेगी जिसकी फेस वैल्यू होगी 10 रुपए, ताकि वो फंड रेजिंग कर सके और उससे बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओ। ठीक है, जो इशू प्राइस था शेयर्स का वो था 15 रुपए, यानी कि शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, पर उसे इशू 15 रुपए के ऊपर किया गया था। ठीक है, जो एप्लीकेशन आई वो 15 लाख शेयर्स की आई, जिससे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो शेयर्स को ना 2:3 रेशो में जो है वो अलॉट करेंगे, यानी कि जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको सिर्फ 2 शेयर्स ही अलॉट किए जाएंगे, ताकि हम सभी एप्लीकेंट्स को शेयर जो है वो अलॉट कर पाए। ठीक है, तो अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन द इशू रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 15 लाख शेयर्स रिजल्टिंग इन ओवर सब्सक्रिप्शन, द बोर्ड डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। द कंपनी यूज्ड व्हिच मेथड ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो 10 लाख शेयर्स इशू किए गए थे पर एप्लीकेशंस 15 लाख की आ गई, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 2:3 रेशियो में शेयर्स को अलॉट करेगी, यानी कि जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको सिर्फ 2 शेयर्स दिए जाएंगे, यानी कि 15 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही अलॉट किए जाएंगे। तो यहां पर कौन सा मेथड यूज किया गया है अलॉटमेंट का? फॉर्म अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर राइट्स अलॉटमेंट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। ये आपका अलॉटमेंट का कौन सा मेथड है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रो राटा अलॉटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। प्रो राटा अलॉटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ सोलर टेक पावर लिमिटेड इज 10 बट इट इज इशूड एट 15। द शेयर्स आर इशूड एट, देखो शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, पर कंपनी ने 15 रुपए के ऊपर शेयर्स को इशू किया, यानी कि 5 रुपए ज्यादा। तो शेयर्स को हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, एट पार पे इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, या फिर बुक वैल्यू पे इशू किया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा एट प्रीमियम इज अ करेक्ट आंसर। देखो जब एक कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू करती है तो हम कहते हैं शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है, और जो ज्यादा प्राइस होता है जैसे कि 5 रुपए ज्यादा है ना, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कहलाता है, और इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका एट प्रीमियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स of Solar Tech Power Limited and paid 1,35,000 as application money. Under the 2:3 ratio pro rata allotment, company allotted only 6,000 shares. The application money paid on the excess 3,000 shares will be. तो देखो हुआ क्या यहाँ पर कि 9,000 शेयर्स थे, 9,000 शेयर्स थे। 9,000 शेयर्स के लिए एक पर्सन ने अप्लाई किया था और उसने टोटल एप्लीकेशन मनी पे की थी 1,35,000 की। तो 9,000 शेयर्स 1,35,000 डिवाइडेड बाय 9,000, तो एक शेयर के ऊपर 15 रुपए यहाँ पर पे जो है वो कर दिया था। ठीक है, उसने पूरे 15 रुपए पे कर दिया। अब ये जो 3,000 शेयर्स थे, ये जो 3,000 शेयर्स थे जो कि उसको अलॉट नहीं हुए, क्योंकि उसे तो सिर्फ 6,000 शेयर्स मिले हैं ना। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 9,000, उसने प्राइस 9,000 शेयर्स के लिए किया था, पर उसको 6,000 शेयर्स मिले थे। ये जो 3,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पे किए, इसका क्या होगा? इसको कंपनी के द्वारा फोरफिट कर लिया जाएगा, कंपनी अपने पास रख लेगी, या फिर इसको अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किया जाएगा, या फिर इसको पर्सन को रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी इज अ करेक्ट आंसर। देखो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ना,
तो उसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर हमारे पास एप्लीकेशन आती है, ठीक है। तो जब कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसे पैसा पे करना पड़ता है कंपनी को, ताकि कंपनी को पता चल सके कि सामने वाला पर्सन सीरियस है शेयर्स को खरीदने के लिए। जो एप्लीकेशन के साथ पैसा पे किया जाता है वो होता है एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी जो है शेयर्स अलॉट करती है। अलॉटमेंट के वक्त भी कंपनी यहाँ पर पैसा मंगाती है, जिसको हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं। और कुछ पैसा अगर बच जाता है तो कंपनी उसको कॉल्स के थ्रू मंगा लेती है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो पर्सन है 6000 शेयर्स हैं उसने खरीदे हैं, उसने 1,35,000 पे किया था। तो 15 रुपए के हिसाब से 6000 इंटू 15, तो ये बनता है 90,000, ठीक है। तो 90,000 एप्लीकेशन मनी हो गया। अब जो एक्स्ट्रा उसने पे किया है 45,000, उसको ना हम अलॉटमेंट के वक्त जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि जो अलॉटमेंट का पैसा होगा ना वहां पर हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहूँ, मान के चलिए यहाँ पर जो पैसा है वो 1,35,000 नहीं है, क्योंकि ये ना 15 रुपए एक ही साथ में दे रहा है, तो ये पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पैसा तो वापस ही करना पड़ेगा, पर्सन को जो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसने ना एप्लीकेशन के वक्त सारा का सारा पैसा पे कर दिया था, तो अलॉटमेंट के साथ ना हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। पर अगर सारा पैसा पे नहीं किया जाता, जैसे अगर मान के चले 15 रुपए था शेयर का प्राइस, ठीक है, तो इसमें से 5 रुपए एप्लीकेशन के वक्त पे किए गए थे, ठीक है। तो बाकी के 5 रुपए अलॉटमेंट मनी के फॉर्म में हम कंपनी मंगाएगी। तो ये जो 5 रुपए है ना, इसको हम एक्स्ट्रा मनी के साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जो 5 रुपए एप्लीकेशन 10 रुपए, मान लो 5 रुपए एप्लीकेशन के मनी के ऊपर पे किया गया था, तो आपके 6000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए, 3000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, ठीक है। तो अलॉटमेंट के वक्त कंपनी ने 6000 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाया, तो टोटल पैसा बना 30,000 रुपए अलॉटमेंट मनी। तो पर्सन ने पहले से ही 15,000 रुपए पे किए हुए थे, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और 30,000 में से 15,000 रुपए माइनस कर देंगे, और बाकी का जो 15,000 रुपए है वो सिर्फ यहाँ पर सामने वाले पर्सन से हम मंगा लेंगे, ठीक है। तो केस स्टडी देखो क्या है, एबीसी फर्नीचर लिमिटेड कंपनी है, वो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वुडन चेयर्स को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने टोटल 10,000 यूनिट्स जो है वो चेयर के सेल किए हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 60 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड है 50,000, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना चाहती है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना चाहती है। तो वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एबीसी फर्नीचर लिमिटेड sold 10,000 chairs at a selling price of 60 per unit. The variable cost per unit is 40. What is the contribution per unit and total contribution earned by the company? तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है, एक यूनिट के ऊपर कितना कंपनी कंट्रीब्यूशन कमा रही है और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमा रही है वो भी हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो सेल प्राइस पर यूनिट कितना है 60 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है वो है आपका 40। तो 20 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, एक यूनिट के ऊपर आप 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कमाना है तो देखो 10,000 चेयर्स आपने सेल किया, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 10,000, ये आ जाएगा 2 लाख। तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आपका 2 लाख रुपए का है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर यूनिट के ऊपर आप 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो और टोटल कंट्रीब्यूशन आप 2 लाख रुपए का कमा रहे हो, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बिजनेस अर्न्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी इतनी सेल्स कर लेती है कि उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस पॉइंट पे ना तो कोई प्रॉफिट कमा रही होती है ना ही कोई लॉस कमा रही होती है। तो आपको बताना है कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है यूनिट्स के अंदर और वैल्यू के अंदर। सबसे पहले अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है 50,000 रुपए की, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वो ऑलरेडी हमने 20 कैलकुलेट किया हुआ था। तो 50,000 को आपको डिवाइड करना है 20 के साथ,
तो ये है 2500 यूनिट्स। ठीक है, अगर कंपनी 2500 यूनिट सेल करती है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेगी। ठीक है, यानी कि वो अपनी टोटल कॉस्ट को आसानी से कवर कर लेगी। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल सेल्स निकाल लेंगे। तो 2500 इंटू 60, 2500 इंटू 60। तो अगर आप 2500 यूनिट्स को सेल करते हो तो आपका यहाँ पर जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा 1,50,000। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो आपको क्या करना है, जो आपका 40 है उसे मल्टीप्लाई करना है 2500 के साथ, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 40 इंटू 2500, तो ये आपका 1,00,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है 50,000 रुपये दी हुई है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जो आपका रेवेन्यू है टोटल वो 1,50,000 रुपये का है और जो टोटल कॉस्ट है वो भी 1,50,000 रुपये का, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू के अंदर। वैल्यू के अंदर आप कैसे ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हो। तो आपको देखो 2500 यूनिट्स है आपकी, वो आपने निकाल ली, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स के अंदर। इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेल प्राइस कितना है 60, तो वो हमने ऑलरेडी निकाला था ना 1,50,000। तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन वैल्यू, नहीं ये आपका ब्रेक इवन सेल्स है इन वैल्यू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कह रहे हो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2500 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स के अंदर और 1,50,000 रुपये वैल्यू के अंदर। तो इस तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। इट इंडिकेट हाउ मच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर द बिजनेस स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस। तो आपको ना एबीसी फर्नीचर कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो निकालना है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी 10,000 यूनिट्स की, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो आपकी 2500 यूनिट्स है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट किया था। तो जो डिफरेंस आएगा वो 7500 यूनिट्स है। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, हमें ना यहां पर एबीसी फर्नीचर का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि उसने कमाया है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो देखो सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना होता है। कंट्रीब्यूशन के लिए आपको टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स को अगर आप सोल्ड करोगे 60 के हिसाब से, तो आपकी जो टोटल सेल्स है वो होंगी 6,00,000 रुपए की। ठीक है, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आप 10,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हो 40 के साथ, तो ये आएगा 4,00,000 रुपए। 4,00,000 रुपए आपका क्या है, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 2,00,000, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाला भी था। अब ये जो 2,00,000 रुपए है इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे आप। कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,00,000, इसमें से फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए आप माइनस करोगे, बचा कितना 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए आपका प्रॉफिट है जो कि आपने कमाया है इस सेल्स को करके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो एक इनोवेट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, वो साउंड फ्लो ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाती है। ठीक है, वो जो है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, पर उनको अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो दूसरों कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके सेलिंग प्राइस कम है और इस कंपनी के सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो लगातार इनके जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कंपनी ने स्टार्ट किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ करना। ठीक है, जिसके अंदर वो एडवांस में कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट के साथ वो कंपेयर करते हैं, ताकि इन एफिशिएंसी वगैरह को वो आइडेंटिफाई कर सके, जहाँ जहाँ पर वो ज़्यादा खर्च करें उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके और करेक्ट एक्शन जो है वो ले पाए। ठीक है, अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इनोवेट इलेक्ट्रॉनिक्स सेट अ स्टैंडर्ड टू यूज 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स पर स्पीकर एंड 50 पर यूनिट। द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 5,000 स्पीकर्स यूज 10,800 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स which are purchased at a total cost of 1,72,800. Based on this data, which material variance will be reported and what is their nature? तो देखो हुआ क्या कि इनोवेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि वो
एक स्पीकर को बनाने के लिए कंपोनेंट एक्स को की 2 यूनिट्स को यूज करेंगे। ठीक है, अगर वो एक स्पीकर बनाएंगे तो वहां पर एक्स का जो एक्स रॉ मटेरियल है उसकी 2 यूनिट्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर 5000 स्पीकर बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था 10,000 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक स्पीकर बनाने के लिए आप 2 यूनिट यूज कर रहे हो तो 5000 स्पीकर बनाने के लिए आप कितने यूनिट्स यूज करोगे? ऑब्वियस ही बात है 10,000 यूनिट्स यूज करोगे। पर एक्चुअली में देखा गया कि यहाँ पर 10,800 यूनिट्स का यूज किया गया, यानी कि यहाँ पर वेरियांस है। कितना वेरियांस है? 800 यूनिट्स का। और ये जो वेरियांस है वो अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड बनाया था 10,000 यूनिट्स का, ये मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड है, पर एक्चुअली में आपने 10,800 यूनिट्स मटेरियल के यूज किए, तो 800 यूनिट ज्यादा यूज किए ना, तो ये अनफेवरेबल वेरियांस है। ठीक है, उसके बाद अब अगर मटेरियल प्राइस वेरियांस की अगर हम बात करें, देखो आपने फिक्स किया था 15 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक रॉ मटेरियल जो आपका एक यूनिट है रॉ मटेरियल की, उसको आप 15 रुपीज पे खरीदोगे। ठीक है, और पर एक चीज आप नोटिस करो कि आपने 10,800 यूनिट्स खरीदी हैं रॉ मटेरियल की और आपने खर्च किया है 1,72,800 रुपये। तो एक की कॉस्ट कितनी हुई? तो आपको 10,800 को डिवाइड कर देना है, तो 1,72,800 डिवाइडेड बाय 10,800, ये हो गया 16 रुपये। तो आपकी जो रॉ मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी 16 रुपीज़ है। तो ये भी आपका वेरियांस है, 1 रुपये का वेरियांस है, और ये अनफेवरेबल वेरियांस है। क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड बनाया था 15 रुपये का, पर एक्चुअली में आपने खर्च किए 16 रुपये, यानी कि 1 रुपये ज़्यादा आपने यहाँ पर खर्च किया, तो ये अनफेवरेबल वेरियांस है। अब ये पर यूनिट कॉस्ट मैंने कैसे निकाली? देखो, टोटल कॉस्ट इतनी है और ये आपने इनकर की है 10,800 यूनिट्स के ऊपर, तो डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो मटेरियल प्राइस वेरियांस है वो 10,800 रुपये का है, क्योंकि देखो अगर 1 रुपये का वेरियांस आया है, ठीक है, तो 10,800 यूनिट के ऊपर कितने रुपए का वेरियांस आएगा? 10,800 का ही वेरियांस जो है वो आएगा। ठीक है, और मटेरियल यूसेज वेरियांस कितना है? 800 यूनिट्स का, और ये भी अनफेवरेबल है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एन अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरियांस 10,800 एंड अनफेवरेबल मटेरियल यूसेज वेरियांस 800 यूनिट्स एट यूनिबिट इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्शन टू कंट्रोल दिस वेरियांस? मैनेजमेंट को इन वेरियांसेस को कंट्रोल करना है, तो मैनेजमेंट का एक्शन क्या रहेगा? पहला कि उसे ना चीपेस्ट सप्लायर के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, या फिर उन्हें ना वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको ओवर टाइम यहाँ पर काम करना है ताकि मटेरियल की वेस्ट को यहाँ पर रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मैनेजमेंट है उसको एक ज्वाइंट मीटिंग करनी चाहिए परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, ताकि हम सप्लायर को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाएं कि जो सप्लायर है वो अच्छा है या फिर नहीं है, हम बाकी ऑप्शंस को देख पाएं और ऐसे सप्लायर को सिलेक्ट कर पाएं जहां से हम सबसे कम प्राइस पे मटेरियल को खरीद पाएं क्वालिटी के साथ। साथ के साथ हमें ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग करनी है ताकि हम मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की क्वालिटी को इंक्रीज कर पाएं, ताकि मटेरियल की वेस्टेज को यहाँ पर रोका जा सके। परचेज डिपार्टमेंट के साथ हम इसलिए मीटिंग करेंगे ताकि जो मटेरियल प्राइस वेरियांस है उसको हम कम कर पाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इसलिए मीटिंग करेंगे ताकि जो मटेरियल यूसेज वेरियांस है उसको हम यहाँ पर कम कर पाए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ स्पीकर कवर टू हायर मटेरियल प्राइस, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना सही तरीका नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। एट इनोवेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द स्टैंडर्ड वेज रेट लेबर इज फिक्स्ड ऑफ 150 per hour, but during the month company's production department reported that 2,000 labor hours were actually worked and total wages paid amount 3,20,000. what is the labor rate variance? तो हमें यहाँ पर लेबर रेट वेरियांस जो है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वेज रेट आपने फिक्स किया था लेबर के लिए पर आवर वो था 150, ठीक है, पर आपने जो टोटल वेजेस यहाँ पर पे किए हैं वो 3,20,000 रुपए के हैं, ठीक है, और टोटल जो काम हुआ है वो 2,000 लेबर आवर्स का हुआ है। तो अगर आपको 1 घंटे की कॉस्ट निकालनी हो तो 3,20,000 को 2,000 के साथ डिवाइड कर दीजिए। 3,20,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 2,000 के साथ तो ये आएगा 160 रुपये।
यानी कि 160 रुपए आपको 1 घंटे का पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो वेरियांस है वो 10 रुपए का वेरियांस है और ये जो वेरियांस है वो अनफेवरेबल है। ठीक है, अगर आपको अमाउंट निकालनी हो तो देखो 2000 घंटे काम किया गया है और आपने हर घंटे 10 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, तो ये आपका 20,000 जो है वो आ जाएगा, ये आपका 20,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका जो लेबर रेट वेरियांस है वो 20,000 का है और ये एडवर्स है यानी कि अनफेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू मीट अ सर्ज इन ऑर्डर्स, इनोवेट इलेक्ट्रॉनिक्स हायर्ड न्यू वर्कर्स। The standard for assembling a speaker is 1.5 hours at a rate of 50 rupees per hour. Last week, the new team produced 800 speakers but took 1400 hours to do so, resulting in large unfavorable labor efficiency variance. What should management do first? देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या हुआ कि इनोवेट इलेक्ट्रॉनिक ने न्यू वर्कर्स को हायर किया। अब ये जो वर्कर्स थे वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं थे, ये न्यू वर्कर्स थे, तो इनको काम को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा। जो स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट किया था वो था 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो आपका स्पीकर है वो बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो 800 स्पीकर यहाँ पर बनाए गए, 800 स्पीकर बनाए गए, पर यहाँ पर 1400 घंटे जो है वो काम किया गया। तो अगर आप निकालो एक स्पीकर पे कितने घंटे काम किया गया है, तो 1400 को आपको डिवाइड करना है 800 के साथ। तो 1400 को अगर आप डिवाइड करोगे 800 के साथ तो ये 1.75 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देखो यहां पर 1.25 घंटे काम किया गया। स्टैंडर्ड आपने सेट किया था 1.5 घंटे का, पर यहां पर 1.25 घंटे जो है वो काम किया गया, यानी कि 25 मिनट जो है वो ज्यादा लगा। तो 25 मिनट का यहां पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? देखो, मैनेजमेंट को पहले देखो उसे न्यू वर्कर्स को हटा देना चाहिए ताकि आगे कोई वेरिएंस ना आए, या फिर न्यू वर्कर को बोलना चाहिए कि आप अपना काम जो है वो टाइम पे खत्म कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे तो ओवर टाइम लगाइए और हम आपको कोई पैसा भी नहीं देंगे। या फिर एक इंटेंसिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करें ताकि न्यू हायर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, या फिर जो न्यू हायर्स हैं उनको एक्सपीरियंस मेंटर्स के साथ जो है वो काम पे लगाया जाए ताकि मेंटर्स उसकी हेल्प कर सके, या फिर स्टैंडर्ड लेबर टाइम में चेंज कर देना चाहिए ताकि स्लोअर पेस ऑफ न्यू वर्कर्स को परमानेंटली रिफ्लेक्ट किया जा सके। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैनेजमेंट को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहिए न्यू हायर्स के लिए और उनको एक्सपीरियंस मेंटर के साथ पेयर कर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले केस स्टडी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कंपनी है, एबीसी कंपनी मान के चलिए एक कंपनी है, उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है और जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कंपनी का। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्पेसिफाइड। देखो, हमारे देश के अंदर जो CSR है वो कंपल्सरी है, सभी कंपनीज के लिए नहीं बल्कि कुछ खास कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए। अगर कोई कंपनी है उसका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है और उसका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसके लिए CSR कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है उसके लिए CSR कंपल्सरी है, उसे कंपल्सरी जो है CSR एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी होंगी। ठीक है, तो सेक्शन कौन सा है जिसके अंदर CSR के रिगार्डिंग प्रोविजन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 का? पहले देखो सेक्शन 129, सेक्शन 133, सेक्शन 135 या फिर सेक्शन 139। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 135। सेक्शन 135 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पर CSR एक्टिविटीज़ के अंडर जो है वो आएंगी, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर कैसे की जाएगी, ये सारी डिटेल्स दी हुई है सेक्शन 135 के अंदर। उसके बाद देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ आरोहन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, तो ये जो कंपनी है उसका नाम है आरोहन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आरोहन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है,
सबसे पहले आरोहन इंडस्ट्रीज ट्रीट सीएसआर एज अ वॉलंटरी एक्टिविटी विद नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कंपनी आरोहन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है जो कि एक कंपनी को फुलफिल करना होता है सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर आने के लिए। यानी कि इस कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज जो वो कंपल्सरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि जितने भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स थे उसको इसने क्रॉस जो है वो कर दिया है। ठीक है। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क जो सीएसआर को गवर्न करता है वो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया हुआ है, जो कि एप्लीकेबल होगा आरोहन इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आरोहन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू सेंड मिनिमम ऑफ 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्मली देखो जो कंपनीज होती हैं जो एलिजिबल होती है सीएसआर के अंदर, उसको पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, जैसे मान के चलिए कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मान के चलिए पिछले 3 साल का है, वो है 200 करोड़, 300 करोड़ और आपका 600 करोड़। ठीक है। अब हम इसका ना एवरेज निकालेंगे, तो इसका एवरेज कितना होगा? 2 + 3 + 6, ये हो गया 1100। ठीक है। अब इसका एवरेज निकालेंगे, इसके लिए आपको 3 से के साथ इसको डिवाइड करना है। जो एवरेज निकल कर आएगा वो आएगा लगभग आपका 367 करोड़। ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। इसका 2% आप निकालिए। जब आप इसका 2% निकालोगे तो ये आएगा 7.33 करोड़। ये जो 7.33 करोड़ है ये वो पैसा है जो कि कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो खर्च करना होगा। उसके बाद जो आरोहन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसे यहाँ पर सीएसआर पॉलिसी, प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर की जो डिटेल्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर डिस्क्लोज करनी होगी। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो ये जो कंपनी है उसके अगर हम पास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है इस तरीके से है। 2022 और 23 में 400 करोड़, 2023 और 24 में 500 करोड़ और 2024 और 25 में 600 करोड़। ठीक है। ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आरोहन इंडस्ट्रीज है उसे सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 है जिसके अंदर वो काम करिए, कितना स्पेंड करना होगा? 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ या फिर 12 करोड़? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए 400, 500 और 600 इसको ऐड कीजिए, 3 के साथ डिवाइड कीजिए और जब आप इसको करते हो तो ये आपका 500 करोड़ आपका आ जाएगा। और इसका जब आप यहाँ पर 2% निकालोगे, 500 करोड़ का अगर आप 2% निकालो तो ये आता है आपका यहाँ पर 10 करोड़। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इतना तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट क्वालिफाइज एज सीएसआर एक्सपेंडिचर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो कि यहाँ पर सीएसआर एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएंगी, सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएंगी? कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, फ्री मेडिकल कैंप इन रूरल एरियाज या फिर सेटिंग अप डिजिटल क्लासरूम? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर क्वालिफाई नहीं करती हैं, यानी कि उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ करेक्ट आंसर। कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये सारे आपके सीएसआर एक्टिविटीज हैं और इनको हम सीएसआर एक्सपेंडिचर मानेंगे, यानी कि जो 10 करोड़ का टारगेट है ना उसके अंदर इन सभी एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और यहाँ पर हम केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम केस स्टडी को अच्छे तरीके से रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक नेक्स्ट जन रोबोटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, 5 साल से वो काम कर रही है और ये इनोवेटिव टेक स्टार्टअप है जो कि कोलैबोरेटिव रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करती है स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है। द कंपनी की जो करंट फाइनेंशियल स्नैपशॉट है वो स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है और लिमिटेड कैपिटल रिजर्व्स है उसके पास। ठीक है। और उस कंपनी को ग्रोथ भी करना है और प्रॉफिट भी अचीव करना है। ठीक है। तो अब आप इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट हैज वन अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, द क्लाइंट ऑफर्स 2 पेमेंट प्लान्स। ऑप्शन ए रिसीव 50 लाख टुडे और ऑप्शन बी रिसीव 55 लाख 1 year from today. The company's cost of capital is 12% based on the principle of time value of money. Which option should CFO
यानी कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो चूज करेगा, और वाई? सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कि इसको एक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो जो क्लाइंट है उसने दो ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर है कि प्रेजेंट यानी कि आज के दिन वो कंपनी को 50 लाख रुपए पे कर देगी इस प्रोजेक्ट के लिए, और अगर कंपनी 1 साल के बाद पेमेंट लेती है तो 55 लाख रुपए देगी। तो आपको बताना है कि टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सीएफओ कौन सा ऑप्शन चूज करेगा और क्यों करेगा, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। देखने में तो आपको लग रहा होगा ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि हमें 5 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि यहां पर एप्लीकेबल होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आज आपके पास पैसा पड़ा है, जैसे आज आपके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है, और 1 साल के बाद आपको यहाँ पर 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू सेम नहीं है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम में आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया और आपको 10% की यहाँ पर रिटर्न मिल रही है, 10% की आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रही है, मान लो 20% की रिटर्न मिल रही है, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा? 10 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1 साल के बाद इस 50 लाख की वैल्यू कितनी है? 60 लाख रुपए। कितनी है यहाँ पर? 60 लाख रुपए, और इस 50 लाख की वैल्यू उतनी की उतनी ही है। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम में जो आपके पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जो पैसा आपको 1 साल के बाद 50 लाख रुपए मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 60 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि आप इसे इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको करंट में, प्रेजेंट में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको ये निकालना है कि जो 55 लाख रुपीस आपको 1 साल के बाद मिलेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। जैसे 2015 के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो ये जो 2016 के अंदर आपको 55 लाख रुपए मिलेगा, इसकी वैल्यू 2015 में कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। अब फ्यूचर वैल्यू जो है वो 55 लाख रुपीस है, जो कि आपको 1 साल के बाद मिलने वाली है, और 1 प्लस आर, आर देखो यहाँ पर 12% है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये 0.2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर कितना है आपका 1। तो आपको सिंपली 55 लाख को डिवाइड करना है 1.12 के साथ, 55 को डिवाइड करना है 1.12 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 1.12, तो ये आंसर आएगा आपका 49.10 लाख रुपीस। यानी कि ये जो 55 है, 55 लाख रुपीस है, इसकी आज के टाइम में जो वैल्यू 2015 के अंदर वो सिर्फ 49.10 लाख है, 10, ठीक है। और ये जो है वो 50 लाख से कम है। देखो ये जो 50 लाख रुपए आपको आज में मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा है इस 55 लाख रुपए से जो आपको 1 साल के बाद में मिलने वाला है। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लोगे, यानी कि 50 लाख रुपए आज के टाइम में आप रिसीव कर लोगे, क्योंकि देखो आज के टाइम में जो 50 लाख रुपए मिल रहा है उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, ठीक है। और 1 साल के बाद आपको जो 55 लाख रुपए मिल रहा है उसकी वैल्यू 49 लाख रुपीज है, यानी कि 1 लाख रुपए कम है, तो यही बेस्ट रहेगा ना, तो आप इसे यहाँ पर चूज कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सीएफओ चूज कर लेगा, क्योंकि जो 50 लाख की वैल्यू है वो ज्यादा है 55 लाख रुपए से, ठीक है, अगर आप उसको डिस्काउंट करोगे 12% के हिसाब से। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ऑल इज क्लियर? बाकी ऑप्शन देख लो। ऑप्शन बी, बिकॉज द 55 लाख इज ऑब्जेक्टिवली मोर मनी देन 50 लाख। देखो नॉर्मल देखोगे, अगर नॉर्मल चश्मे से देखोगे तो आपको ये सही लगेगा कि ऑप्शन बी को चूज कर लेते हैं, पर अगर आप फाइनेंस के चश्मे से देखोगे तो आपको ऑप्शन ए ही बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए, बिकॉज इट एलिमिनेट्स एनी रिस्क ऑफ क्लाइंट डिफॉल्टिंग ऑन द फ्यूचर, ये गलत है। आप ऑप्शन ए को इसलिए चूज करोगे क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, ना कि रिस्क की वजह से। ऑप्शन बी, बिकॉज द कंपनी डज नॉट नीड द कैश इमीडिएटली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर आपको कैश नहीं भी चाहिए होता है तब भी पर्सन कहता है कि मुझे तो आज ही पैसा दो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडरिंग यूजिंग द मोस्ट ऑफ इट्स कैश रिजर्व टू परचेज न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन। द सीईओ वांट्स that while this may improve long term efficiency but it could severely hamper the company's liquidity, यहाँ पर जो आएगा वो liquidity आएगा, making it difficult to cover unexpected short term expenses or take advantage of sudden opportunities. This concern is based on the principle of, देखो ये जो concern है वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका नाम है लिक्विडिटी एंड रिटर्न, उसके ऊपर बेस है। ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमें ना लिक्विडिटी और रिटर्न के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। देखो अगर मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए, अगर आप उसे सारा का सारा 10 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व करके रख लेते हो तो आपने लिक्विडिटी मेंटेन कर ली है,
पर इससे आप जो रिटर्न कमा सकते थे उसको आपने खो दिया है। अगर आप सारा का सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ पैसा आप अपने पास रिजर्व करके रख लीजिए 5 करोड़ रुपए, और कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पर ये जो नेक्स्ट की कंपनी है उसने बोला कि हमारे पास अगर मान लो 100% के कैश रिजर्व्स हैं तो उसमें से हम 90% कैश रिजर्व जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि रिटर्न कमाने के लिए, ठीक है। तो सीएफओ ने यहां पर वार्निंग दी कि इससे आप रिटर्न तो कमा लोगे पर लिक्विडिटी को खो दोगे, जिससे क्या होगा कि आपको यहां पर एक तो लिक्विडिटी शॉर्टेज होगा और उसके बाद जो सडन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन भी आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर वो है लिक्विडिटी एंड रिटर्न। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंपनी है, उसके पास 50 लाख रुपए अवेलेबल है R&D के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब उसके पास 2 प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, प्रोजेक्ट अल्फा जहां पर वो रिसर्च करके अपने एग्जिस्टिंग कोबोर्ड सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है, और इससे जो एडिशनल प्रॉफिट कंपनी को होगा वो 20 लाख रुपए का होगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट बीटा, यहां पर कंपनी जो है वो एक न्यू AI विजन सिस्टम डेवलप कर सकती है, जिससे जो एडिशनल प्रॉफिट होगा वो 30 लाख रुपए का होगा। अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि उसे प्रोजेक्ट अल्फा में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अल्फा। तो जो प्रोजेक्ट अल्फा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए यहां पर एक कंपनी है ABC, उसके पास 3 प्रोजेक्ट है XYZ, तीनों के अंदर जो है वो सेम इन्वेस्टमेंट की जाएगी, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, ठीक है। X प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका यहां पर 2 लाख रुपए का, Y से जो प्रॉफिट होगा 3 लाख का, और Z से जो प्रॉफिट होगा वो 4 लाख का। तो कंपनी ने जो बेस्ट प्रोजेक्ट था वो था Z, जिससे 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, उसको उसने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, उसको इसने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी इस प्रोजेक्ट की जिसको यहां पर सिलेक्ट किया गया है। तो देखो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था ना आपके पास, जैसे सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, Y, प्रोजेक्ट Y। तो जैसे आपने प्रोजेक्ट जेड को सिलेक्ट किया तो प्रोजेक्ट वाई से जो आप कमा सकते थे 3 लाख रुपए, ये आपको छोड़ना पड़ा, ये आपने त्याग दिया। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उस प्रोजेक्ट की जिसको आपने सिलेक्ट किया, यानी कि प्रोजेक्ट जेड की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 3 लाख रुपए, जो कि आप प्रोजेक्ट वाई से कमा सकते थे जिसको आपने छोड़ दिया है। ओके, यानी कि अगर आप बेस्ट प्रोजेक्ट चूज करते हो तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था उससे आप जो कमा सकते थे वो पहले वाले प्रोजेक्ट जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर कंपनी ने प्रोजेक्ट अल्फा को सिलेक्ट कर लिया और प्रोजेक्ट बीटा से जो 30 लाख रुपीस कमा सकती थी उसको उसने छोड़ दिया है। तो ये जो 30 लाख रुपीस है ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट बीटा की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल है ना, ये हमें कहता है कि कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिसको आपने सिलेक्ट किया है। जैसे यहां पर देखिए कि जो प्रोजेक्ट अल्फा है उसको आपने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है, उससे आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो 20 लाख का कमा रहे हो, पर उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 30 लाख रुपीस है। तो ये एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि 20 लाख कमाने के चक्कर में आपने 30 लाख रुपए जो है वो छोड़ दिए, जो कि सही चीज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जेन रोबोटिक लिमिटेड कंपनी है, उसने डिसाइड किया है कि वो 5 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेगी। सीईओ जो है वो यहां पर जो कंपनी का सीईओ है वो इन्वेस्ट करना चाहता है सारा का सारा पैसा एक सिंगल एडवांस्ड एआई मॉड्यूल के अंदर, ताकि कोबोट्स की डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। ये मानते हुए कि हमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिलेगा। जो सीएफओ था उसने आर्ग्यू किया, उसने कहा ये बहुत ज्यादा रिस्की है, और उसने सजेस्ट किया कि हमें 5 करोड़ रुपए किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि 5 करोड़ रुपए 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि अगर एक प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए तो हमारा सारा का सारा पैसा जो है वो डूबे ना, हमारा ज्यादा लॉस ना हो, यानी कि कम लॉस हो। तो यहां पर कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि सीईओ वॉयलेट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, और सीएफओ जो है वो फॉलो कर रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल, रिस्क एंड रिटर्न प्रिंसिपल, डिवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल, या फिर कैश फ्लो प्रिंसिपल? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसे जाकर जरूर देख लेना, उसके अंदर हमने मॉड्यूल A, B और D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो उसे जाकर जरूर देख लेना।
ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डिवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल इज अ करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि आप अपने फंड्स को ना अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि आप अपने रिस्क को डिवर्सिफाई कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बोर्ड मेंबर आर्ग्यूज वी शुड नेवर टेक डेट बिकॉज इट टू रिस्की, वी शुड ओनली ग्रो एज फास्ट आवर रिटेन अर्निंग्स अलाउ, evaluating the statement from the finance perspective, which principle does it most directly violate by advocating for extreme position। देखो यहां पर ना कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल फाइनेंस को वायलेट कर रही है और उस प्रिंसिपल का नाम है रिस्क एंड रिटर्न। देखो ये जो रिस्क एंड रिटर्न प्रिंसिपल है वो कहता है कि कंपनी को ना इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिस्क और रिटर्न दोनों को ही अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा। कंपनी ना तो रिस्क कम ले सकती है क्योंकि रिस्क कम लेगी तो उससे रिटर्न कम आएगा। ठीक है, ये सीधा सा रूल है। और कंपनी ना तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकती है क्योंकि उससे अगर रिटर्न तो ज़्यादा आता है पर रिस्क भी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लॉस के चांसेस होते हैं। तो एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। अभी जो बोर्ड मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि हमें लोन लेना ही नहीं चाहिए, हमें लोन लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। हमारे पास जो सरप्लस फंड्स आएंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, उससे ही हम ग्रो करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है क्योंकि अगर आप डेट का पैसा ले लोगे तो आप तेजी से ग्रो करोगे। ठीक है, नॉर्मली कंपनीज डेट भी यूज़ करती हैं। ठीक है, ये सही तरीका होता है। डेट रिस्की तो होते हैं पर वो बिजनेस को ग्रो भी काफ़ी तेजी से करते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क और रिटर्न का प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम सारा का सारा रिस्क जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आज के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता तो पूछ सकते हो, क्लियर हो गए तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको JIB सुपर प्लान के बारे में बता देता हूँ। ये ऑल इन वन कोर्स है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ज़रूरत की। सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं और जितने भी कंप्लीटेड ऑन गोइंग अपकमिंग कोर्सेज हैं उनका एक्सेस मिल जाता है। 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, 10 ईच फॉर ईच सब्जेक्ट। 20 प्लस मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल जाता है, 500 प्लस PDF नोट्स मिल जाते हैं, 4000 प्लस MCQs मिल जाते हैं और क्रिस्प वीडियो सोल्यूशंस मिल जाते हैं, 500 प्लस माइंड मैप्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और केस स्टडीज मिल जाते हैं, डाउनलोडेबल PDFs मिल जाता है, टॉपर स्ट्रैटेजीज मिल जाती है और 500 शॉर्ट लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए यहाँ पर बेस्ट कोर्स रहेगा। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको हमारे कोर्सेज के ऊपर 30% एक्स्ट्रा 37% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है क्रैकर। अगर आप 6 मंथ वैलिडिटी वाला कोर्स खरीदते हो तो ये कोर्स आपको मिलेगा 1574 में। अगर आप 12th मंथ वाला वैलिडिटी कोर्स में खरीदते हो तो ये 2204 रुपये में। ठीक है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो गाइडली आपको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को ईजिली एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें भेज सकते हो। और यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। JIB से भी प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपके लिए हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म को जाकर फिल कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे और आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री है पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता है और फीडबैक भी यहाँ पर